स्टूडेंट, अपने जो एटॉमिक मास था उस एटॉमिक मास को आगे करते हैं। कल अपने जो एटॉमिक मास को लेकर चले थे उसकी यूनिट के ऊपर डिस्कस हो रहा था कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट थी, पहले हमने कहा कि इसकी यूनिट क्या बना सकते हैं। पहले तो उसने जो साइंटिस्ट ने क्या कहा था, रिलेटिव स्टडी की थी। तो रिलेटिव स्टडी के अंदर उन्होंने एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं दी। फिर बाद में इसकी जो यूनिट दी गई वो क्या दी गई, AMU इसकी यूनिट दे दी गई, एटॉमिक मास यूनिट जिसको नाम दिया गया। और फिर इसको बाद में और कर दिया गया, नाम क्या दे दिया गया, यूनिफाइड मास इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यूनिट एटॉमिक मास की किस तरह से यूनिट को जनरेट किया जाए उसके ऊपर अपने बात कर रहे थे। आज जो इसमें एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास से जो मेरा जो मीनिंग है वो क्या है, वो कह रहा है व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम। ठीक है, कि जब एटॉमिक मास को किस टर्म में एक्सप्रेस करें, ग्राम की टर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो वो क्या हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एटॉमिक मास थे अपने पास जो अभी तक आपने कहा था, उन एटॉमिक मास को अपने किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आज ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर अपने कहें कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास जो था वो हमारे पास क्या था कि पहले इसको रिप्रेजेंट किया था अपने 1.008 U, यहाँ तक अपने आ गए थे। तो ये इसका एटॉमिक मास अपने इसका बता दिया था कि इसको U के फॉर्म में अपने एक्सप्रेस्ड कर दिया था। लेकिन आज अपने क्या है कि इसी एटॉमिक मास को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राम के फॉर्म में। तो अपने यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, वैल्यू तो वही रहेगी 1.008। तो वैल्यू में तो किसी टाइप का चेंज नहीं आया, बट आज इसकी जो यूनिट है वो यूनिट अपने क्या लगा देंगे, यहाँ पर G लगा देंगे, ग्राम इसकी यूनिट हमारे पास बन जाएगी। तो सिर्फ आपने क्या किया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम देन इट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर जो यूनिट है उस यूनिट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने ग्राम के फॉर्म में, और यहाँ पर यूनिट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफाइड मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जो मास की जो यूनिट है उस यूनिट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे ग्राम एटॉमिक मास कह दिया जाएगा। और अगर आप यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे यूनिफाइड मास कह दिया जाएगा। और इसे अगर AMU की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एटॉमिक मास यूनिट बन जाएगा। इसका जो मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो नंबर है वो नंबर कांस्टेंट रह रहा है, मींस जो मास है वो मास हमारे पास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। बट इसका जो यूनिट है वो यूनिट चेंज होती जा रही है कि उस यूनिट को अपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास चेंज हो गया सिर्फ, लेकिन अपने पास जो वैल्यू है उस वैल्यू में किसी टाइप का चेंज अपने को देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ से अब सेम थिंग अगर अपने बात करें कि हाइड्रोजन की बात की, इसी तरह से अपने कहें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंपल जो एटॉमिक मास था वो सिंपल एटॉमिक मास अपने कितना लिया था, 16U लिया था। तो ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 ग्राम हो जाएगा। सो सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया, इसके जो यूनिट थी उस यूनिट में आप क्या लेकर आ रहे हो, चेंज लेकर आ रहे हो। तो यूनिट में चेंज लिया है आपने, यूनिट की फॉर्म जो रिप्रेजेंट करती है यूनिट को चेंज कर दिया, लेकिन वैल्यू में किसी टाइप का चेंज आपको देखने को नहीं मिला। तो इस चीज़ को अपने क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्लूकोज का अगर मास देखा था तो ग्लूकोज का जो मास था हमारे पास, वो ग्लूकोज का मास कितना था हमारे पास, 180। तो 180 आपने यूनिफाइड मास। और अगर अपने कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास की अगर अपने बात करता हूं तो ग्राम एटॉमिक मास में मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इसकी यूनिट में क्या लेकर आए, आप चेंज लेकर आए। वाटर का मास देखा जा सकता है, तो वाटर का मास जो हमारे पास कितना आता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है, वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना था, 18। अब 18 हमारे पास क्या है, अगर इसको U की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो यूनिफाइड मास हो जाता है।
और अगर इसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, 80 ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो ग्राम की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि एटम की जगह अपने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये मोलिकुलर मास हो जाएगा, अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास भी इसको कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के आपने इसी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं कि व्हेन मॉलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम देन इट्स कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास। यहाँ पर अपने वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूल के मास की जो यूनिट को चेंज कर दिया, उसको अपने ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, उसका ग्राम मॉलिकुलर मास हमारे पास आ जाता है। क्लियर होगी चीज अपने को? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है? आपने कहा कि जो भी कोई एटम है, उस एटम के डिफरेंट टाइप के जो आइसोटोप हैं वो आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में अपने पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमारे पास होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आइसोटोप एक्चुअल में क्या होते हैं कि आइसोटोप के अपने कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम होती है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। और अगर एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो उस एटम के प्रोटॉन के नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो आइसोटोप एक्चुअल में क्या होते हैं कि जिनके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो सेम हो बट इनका जो मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या कहा जाता है, अपने आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर तो 1 है बट इनका जो मास नंबर वो चेंज है, प्रोटियम के अंदर 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है और ट्राइटियम में क्या है, 3 है। तो इन आइसोटोप, डिफरेंट टाइप के जो आइसोटोप हैं, तो अब जो हाइड्रोजन का अगर अपने मास अगर बात करें तो हाइड्रोजन के मास की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 होता है। अब ये जो 1.008 जो मास है वो प्रोटियम का है, ड्यूटेरियम का है या ट्राइटियम का है, तो अपने इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो एवरेज इन तीनों के मास की क्या फाइंड की जाती है, एवरेज फाइंड की जाती है। अब इन तीनों के मास की एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट में जो प्रोटियम है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम कितने परसेंट प्रेजेंट है और ट्राइटियम कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो उनके जो परसेंटेज वैल्यू है उस परसेंटेज वैल्यू को उनके मास से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उन सभी को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। इस तरह से अपने क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एवरेज एटॉमिक मास की क्यों जरूरत पड़ी अपने को, क्योंकि अपने बताते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी जो एटम है उसके डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट होने की वजह से अपने जो मेन जो अपने अगर बात करें तो जो मास बताया जाता है वो कौन से आइसोटोप का बताया जाए, तो पर्टिकुलर किसी एक आइसोटोप से तो उसने पूछा नहीं, वो तो एक सिंपल आपसे पूछ रहा है कि फर्द इस एलिमेंट का जो मास कितना है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ कि कार्बन का अगर अपने देखा जाए तो इन्वायरमेंट में कार्बन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12। कार्बन 13 का जो मास होता है वो 13.00335 और कार्बन 14 का जो मास है वो 14.00317 होता है। तो अपने जब भी कार्बन के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कार्बन के एटॉमिक मास में आप जो बताते हो कि जो कार्बन का जो एटॉमिक मास अपने को जो मिल रहा है, अपने कहेंगे कार्बन का एटॉमिक मास अपने कितना बताते हैं, 12.011 U बताते हैं। ठीक है, तो 12.011 U जो बताया जाता है, तो 12.001 U यहाँ से किसी का ही नहीं है। कार्बन 12 का तो कितना है, 12 ही है, कार्बन 13 का 13.00335 है और कार्बन 14 का 14.00317 है। तो ये जो मास है वो कौन से कार्बन का है, तो ये जो मास अपने को जो मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है। ये मास कैसा है एक्चुअल में, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है कि कार्बन का एवरेज है, कौन से, इन तीनों आइसोटोप का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास अपने पास कितना मिल रहा है अपने को, 12.011 आपको मिल रहा है।
क्लियर होगी चीज़ अपने पास। तो इसके लिए अपने कहा कि जो डिफरेंट टाइप के आइसोटोप का जो मास डिफरेंट होने की वजह से पर्टिकुलर अपने किसी एक एलिमेंट का मास नहीं बताया जा सकता, एटॉमिक मास नहीं बताते हैं, तो वहां पर अपने क्या लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपने एग्जाम लिया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का जो मास 1, इसका 2 और इसका 3, बट अगर हाइड्रोजन का अगर मास बताते हैं तो 1.008 बताया जाता है। तो 1.008 मास इन तीनों में से किसी का नहीं है। ऑक्सीजन के मास की बात करें तो ऑक्सीजन का मास अपने कितना बताते हैं, 16 बताते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास कितना होता है, 15.995 होता है। तो ये मास किसी का ही नहीं अपने को मिल रहा। तो इस मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17। तो इन दोनों आइसोटोप्स का जो एवरेज जो मास है वो कितना आता है, हमारे पास 16 मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो मास है, क्लोरीन का मास कितना बताते हैं, 35.5 बताया जाता है। क्लोरीन का जो मास कितना बचा जाता है, 35.5। अब मास जो अपने फाइंड आउट किया जाता है कि जो मास नंबर जो अपने फाइंड करते हैं, मास नंबर ये अलग चीज है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। मास नंबर क्या होता है, ए। ये एक्चुअल में क्या होता है कि मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, तो अपने एटॉमिक मास नहीं कह रहा मैं, मास नंबर कह रहा हूं। एटॉमिक मास अलग चीज थी, मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 17 और न्यूट्रॉन कितने, 18। तो 17 प्लस 18 कितना हो गया, 35। बट इसका जो मास बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं, 35.5 बता रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो 35.5 जो मास आ रहा है वो इसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो इस एवरेज एटॉमिक मास को किस तरह से अपने फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए अपने मैंने बताया आपको कि जो इनके अपने को यहाँ पर एक अपने को डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या दिया, डिफरेंट टाइप के आइसोटोप दिए हुए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन। इनके लिए फिर क्या दिया हुआ है, इनका रिलेटिव एविडेंस जो वैल्यू दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है, और इनके डिफरेंट आइसोटोप के एटॉमिक मास दिए गए हैं, वो अपने को यूनिफाइड मास में अपने को इन यूनिट के अंदर अपने को दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन 12 है वो 98.892% प्रेजेंट होता है। कार्बन 12 1.08% इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और कार्बन 14 2 × 10⁻10% इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। अगर अपने एक एटम का मास फाइंड आउट करना चाहें, एक एटम का मास आप फाइंड आउट करना चाहें, ये अपने को 100 में से दे रखा है। तो एक एटम में से अगर अपने बात करेंगे तो एक एटम में से अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 0.98 × 12। आपने कहा था कि इसकी जो रिलेटिव एविडेंस वैल्यू है इसको अपने इसके एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 में से मैंने 1 में से निकाल रहा हूँ इसको। अगर 100 में से निकाल रहे हैं तो आप इसको डिवाइड 100 कर देते हैं। तो मैंने 1 में से निकाला। फिर सेकंड के लिए अपने को कितना दे रखा है, 1.108। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.011 × 13.00335 प्लस थर्ड जो हमारे पास जो वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 × 10⁻−10। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 10⁻12 × 14.00317। तो आपने क्या किया, इनके रिलेटिव एविडेंस से इनके एटॉमिक मास को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 12.011 U आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज एटॉमिक मास मिल गया। ये क्या मिला अपने को, एवरेज एटॉमिक मास। इस किसी भी जैसे अपने को कार्बन का एग्जांपल दे रखा है तो अपने कह सकते हैं कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसको अगर अपने यहाँ पर डिफाइन किया गया है, क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम जो प्रेजेंट है उन एटम के मास का जो सम होता है वो क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मासेस होता है। जैसे एग्जांपल लें CH4, तो CH4 मॉलिक्यूल है। इस CH4 मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करना चाहें तो अपने क्या कहा है यहाँ पर, द मॉलिक्यूलर मासेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस।
ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास दो एटम प्रेजेंट है। फर्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 12.0 हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 म्यू है। और सेकंड एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। और कार्बन का जो मास होता है 12.011 म्यू आपके पास होता है। तो इन दोनों का सम अगर कर दिया जाता है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपके पास? कार्बन का 12.011 म्यू प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 1.008 म्यू। तो इन दोनों का जो सम रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो सम रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? CH4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 16.043 म्यू इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने क्या कहा? मॉलिक्यूलर मास को फाइंड किया। और एग्जांपल ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के अंदर अपने। सेकंड जो एग्जांपल लिया वो किसका लिया? वाटर मॉलिक्यूल का ले लिया। H2O की बात कर रहा हूँ। तो इस H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो इसमें जो एटम है वो कौन कौन सा है? फर्स्ट एटम हाइड्रोजन 1.008 म्यू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आता है। और सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीजन। और सेकंड एटम जो हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास होता है 16 म्यू। तो अपने क्या कर देते हैं? इन दोनों का सम कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2 इंटू 1.008 प्लस 16 म्यू। तो इन दोनों का जो सम रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल का जो मास आ जाता है और कितना आ जाएगा हमारे पास? 18.02 म्यू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये अपने पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का अगर सम कर दिया जाए तो अपने को क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपने मॉलिक्यूलर मास है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अपने मॉलिक्यूलर मास को इस तरीके से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या चीज़ है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले यहाँ पर NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। तो NaCl का अगर अपने मास कहते हैं तो वो 58.5 म्यू कहा जाता है। ये जो 58.5 म्यू है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है या इसका फॉर्मूला मास है, इसके ऊपर अपने बात करते हैं। ठीक है, अपने को दिखाई देता है कि NaCl क्या है? एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट है। कौन कौन सा? सोडियम। तो सोडियम का जो मास होता है वो 23 U और क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 U। तो इसका जो टोटल जो सम आता है वो सम कितना आ जाता है? 58.5 U आ जाता है। ठीक है, तो आप तो कहते हो जी NaCl है, वो NaCl एक मॉलिक्यूल है, एक आयनिक मॉलिक्यूल है और इस आयनिक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 58.5 है। इट मीन्स ये जो मास अपने को दिखाई दे रहा है वो कैसा मास हुआ? मॉलिक्यूलर मास अपने सामने निकल कर आया। लेकिन ये जो NaCl का जो 58.5 में जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये इसका कैसा मास है? फॉर्मूला मास है। अब फॉर्मूला मास क्या चीज़ है कि अपने कहते हैं कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में, या अपने कह सकते हैं कुछ एक कंपाउंड ऐसे हैं जो कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ एक कंपाउंड या जो अपने कह सकते हैं कि वो किस फॉर्म में नहीं होते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूट यूनिट की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? यूनिट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कुछ एक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर जो NaCl है वो NaCl एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की फॉर्म में है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के अंदर हमारे पास दो आयन प्रेजेंट है। कौन कौन से आयन है? एक तो सोडियम कैटायन और सेकंड आयन है हमारे पास है क्लोराइड एनायन। तो इस कंस्टिट्यूट यूनिट के अंदर एक्चुअल में NaCl इस फॉर्म में नहीं होता है कभी भी, वो एक कंस्टिट्यूट यूनिट की फॉर्म में होता है। मींस वो सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कभी भी आयनिक कंपाउंड इस फॉर्म में नहीं होता है। अपने फॉर्मूला जरूर लिख देते हैं उसको, बट
वो आयनिक कंपाउंड हमेशा आयंस की फॉर्म, जब आपने आयनिक कंपाउंड बोल दिया इसको तो इट मींस वहां पर जो कंपाउंड है वो आयंस की फॉर्म में होगा। यहां तो अपने इसको न्यूट्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कभी भी आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है लेकिन उसमें जो प्रेजेंट एटम है वो न्यूट्रल कभी भी नहीं होते। मॉलिक्यूल न्यूट्रल कैसे हुआ, तो आपने कहा कि जितने कैटायन है उतनी एनायन है, या जितनी टोटल वैलेंसी है कैटायनिक वैलेंसी जितनी है उतनी एनायनिक वैलेंसी होगी, तो वो न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल पर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, बट वो मॉलिक्यूल कभी भी उसके अंदर एटम न्यूट्रल नहीं होते हैं। एटम तो हमेशा चार्जेबल स्पीसीज ही होते हैं, एनायनिक और कैटायन फॉर्म में ही अपने पास प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो NaCl है वो NaCl एक कंस्टिट्यूट यूनिट है, मीन्स वो कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। क्रिस्टल लैटिस जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में कैसी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है कि जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन क्लोराइड आयन से कवर रहता है, और जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम आयन से कवर रहता है। तो यहाँ पर जो एक सोडियम आयन है वो 6 क्लोराइड आयन से कवर है, और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से कवर है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है उसको अपने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोला जाता है। इस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की अगर NaCl की क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो इस क्रिस्टल लैटिस को देखें, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स पर मैं कैटायन और एनायन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने जो सोडियम है उस सोडियम को मैं इस कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो क्लोराइड है उस क्लोराइड को मैं इस कलर में रिप्रेजेंट करूँ। तो देखें, अगर कलर जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास सोडियम, ठीक है। तो इसको आप देखें, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो किस टाइप से दिखाई दे रहा है। अपने जो सेंटर है वो सेंटर कौन सा है, ये अपने पास कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन है। और ये क्लोराइड आयन को अगर बात करें तो मैंने कहा था कि जो ईच क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से कवर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने जो ये क्लोराइड आयन है वो कितने सोडियम आयन से कवर रह रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6। तो आपने देख रहे हैं कि जो ईच क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन से क्या रह रहा है, कवर रह रहा है। और इसी तरह से सोडियम आयन की अगर अपने बात करें तो जैसे ये जो सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन की बात करता हूं मैं, तो ये सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से कवर रह रहा है। अब 6 क्लोराइड आयन से कैसे कवर रह रहा है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर आगे भी चलती रहेगी। मैंने एक इसका पार्ट लिया है, तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास बन गया इसका 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 क्लोराइड आयन। तो इसी तरह से अपने जो 6 एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से, और 6 क्लोराइड एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से, और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से कवर रहता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होने की वजह से अपने यहाँ पर जो ये जो इसका एक्चुअल में जो NaCl है वो NaCl इसका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, NaCl इसका क्या है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। NaCl कैसा फॉर्मूला है, अपने जो NaCl कह रहे हैं NaCl एक्चुअल में कैसा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो इसके लिए अपने इसको क्या नाम दिया, फॉर्मूला मास अपने नाम दिया, कि जो हमारे पास 58.5 जो अपने को मास जो मिल रहा है वो 58.5 जो यूनिट जो मास है वो एक्चुअल में मोलिकुलर मास न होकर कैसा मास है, फॉर्मूला मास है। तो फॉर्मूला मास कौन से
कंपाउंड के लिए फाइंड आउट किया जाता है कि जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके लिए अपने क्या फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूला मास फाइंड आउट किया जाता है। जैसे NaCl का एग्जांपल हो गया, CaF2 का एग्जांपल हो गया। तो ऐसे जो एग्जांपल है उनके लिए अपने क्या फाइंड आउट किया जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मास अपने फाइंड आउट किया जाता है।